100 में 100 मार्क्स आएंगे अगर इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करते, ढंग से ध्यान दें। ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट 2 है, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं आम सभा की क्या है, रिपोर्टें किसके कौन से आम सभा में रिपोर्टें पेश की जाती हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद अपनी रिपोर्ट आम सभा में पेश करता है। सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये अपनी जो रिपोर्टें होती हैं वो आम सभा में एक बहस के लिए क्या रखते हैं। अब समझते हैं, नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, इसलिए एक एक शब्द की क्या है फुल फॉर्म आपको यानी कि पता होनी चाहिए। जैसे कि मान के चल लो OPEW, अगर आप पूरे अपनी बुक को उठा के देखोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे नाम है, तो ये सब भी अपनी रिपोर्टें आम सभा में ही पेश करते हैं, जिसकी वजह से जो आम सभा के सभी सदस्य उस पर डिस्कशन कर सके। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी केमिकल वेपन्स क्या कर दिए जाएंगे, पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, उसका एक संगठन बनाया गया। सहायक निकाय, जो भी ये निकाय बनाएगी जिसे भी काम के लिए, उसकी समितियां या तदार्थ निकाय, वो भी सब किसको रिपोर्ट पेश करेंगे, आम सभा को रिपोर्ट पेश करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट भी है। 1957 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि परमाणु मतलब जो यूरेनियम है, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में ना करे, जबकि क्या है सिविल यूज कर सकता है, मिलिट्री यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि हथियार कोई भी ना बनाए यूरेनियम वगैरह से, पर उससे क्या बना सकते हैं, बिजली बनाई जा सकती है। तो इसके लिए ये क्या है, एक संगठन बना जो उस पर निगरानी रखेगा। अंकटाड, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 1972 के बीच में ये बना था, अरे समझ नहीं आ रहा, हाँ 1974, और इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी विकासशील देश हैं जो विकास कर रहे हैं, वो विकासशील मतलब विकसित देशों पे दबाव डाल सके कि वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें दें और हमारे रिसोर्सेज को वो यूज ना करें, हमें अपने विकास में करने दें उन रिसोर्सेज का यूज। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में जितनी भी होती है, जैसे कॉप की जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है अभी जो 28 हुई थी दुबई के अंदर, इस तरीके की ये क्या लीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो विकास पर ध्यान देता है वो UNDP है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो गया। UNHRC, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलते हैं WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस तरीके से क्या ये आपकी फुल फॉर्म में हो गई। ठीक है, अब समझते हैं, ये इनके फुल फॉर्म भी जानना है और इनके बारे में भी जानना है। काफी बार यूनेस्को सुना होगा आपने। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, क्या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, क्या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ है कि जो यूनेस्को है कहीं पर भी एजुकेशन पे ध्यान देता है, कल्चर पे और साइंस पे। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी क्या करता है, अनाउंस करता है। सुना होगा कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या क्या रखा है, कर रखा है। कोई संगीत है, कोई कल्चरल, अगर आपका मान के चलो डांस है, जैसे कि अभी जो गरबा है उसको क्या किया है, यूनेस्को ने मान्यता दी है कल्चरल क्या बोलते हैं डांस के तौर पर। अब समझते हैं, तो यूनेस्को हो गया। नेक्स्ट नंबर पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी महामारियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, उनके ऊपर क्या अपनी रिपोर्ट रखेगा और दूसरे देशों को सजेस्ट करेगा उसे क्या करना चाहिए, कैसे बीमारियों को रोकना चाहिए, कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, किसको कैसे नियंत्रित किया जाए। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अंदर क्या है, सभी की अलग अलग क्या है वैल्यू होती है वोट की। अकेले अमेरिका के पास जो वोट है वो 16 पॉइंट कितना 57 है। नेक्स्ट नंबर, इंडिया के पास 2.84 है। ठीक है, अब समझते हैं G7 के पास ही जो है वो मोर देन कितना 40% से ज्यादा क्या उनके पास वोटिंग पावर है। G7 की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित 7 देशों का समूह। विकसित देश कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो विकसित देश 7 है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे अमेरिका के ऊपर कनाडा, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे नंबर पे ब्रिटेन, पांचवें नंबर पे इटली, जर्मनी और जापान। ये 7 देश विकसित है। ठीक है, पहले G7, फिर बाद में क्या हुआ G8 बन गया। ठीक है, इसमें रशिया और जुड़ गया। ठीक है, बट क्या हुआ कि रशिया को 2014 में हटा दिया जब उसने यूक्रेन से क्रिमिया को छीन लिया था, तो उसे G8 से निकाल दिया, तो अब ये G7 बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे चाइना के पास भी 6% वोटिंग पावर है। इसका मतलब ये हुआ जब आप किसी देश से कर्जा लेने जाते हो तो वो कितनी सहमति बताता है कि यार मैं सहमत हूं कि इस व्यक्ति को कर्जा देना चाहिए। जैसे अभी पाकिस्तान ने कर्जा लिया IMF से, ठीक है, अगर जो भी देश कर्जा लेगा तो वो ये G7 की वोटिंग पावर बड़ी इंपॉर्टेंट रखेगी। वो देखेंगे कि इस देश को कर्जा हम क्यों दें,
ठीक है, अगर कर्जा देंगे तो वो उससे क्या है, उसकी देश की पॉलिसियों को थोड़ा चाहेंगे कि वो आसान बनाए। जैसे भारत को 1991 के अंदर जब पूरी तरीके से दबाव डाला गया, जब हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने गए तो उन्होंने कहा कि अपनी क्या है, सबसे पहले ही तो एलपीजी की पॉलिसी अपनाओ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाओ। इसका मतलब ये हुआ अपनी इकोनॉमी को खोलो जिससे हम आपके देश में आके विकास कर सके। उनका उद्देश्य ये था कि हम आएंगे, इनके देशों के अंदर क्या करेंगे, बाजार को कैप्चर कर लेंगे और बेनिफिट कमाकर लेके जाएंगे। ये बात अलग है कि इंडिया और चाइना क्या है, अपवाद निकले, इन्होंने पैसा ले जाने की जगह पैसा लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज था, मानव संसाधन थे, जिन्होंने क्या किया, इनके पास एक मानव संसाधनों का खजाना था, क्योंकि बिजनेस में भी तेजी से आगे निकलने लगे और इसी तरीके से ये किसमें, दूसरे देशों से क्या बोलते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है हमारे यहाँ जितने भी स्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अरस में नहीं आ रहा, वो इसका क्या है, बेनिफिट उठा रहे हैं। अभी इंडिया से जो रिमिटीज आई है, यानी कि दूसरे देशों से विदेशों में जो पैसा भेज रहे हैं, वो करीबन करीबन मान के चलो 125 बिलियन डॉलर है। अब जाके उम्मीद ये है कि 140 बिलियन डॉलर तक आएगा 2023 और 4 के अंदर। अब समझते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन है, जो मतलब 1 जनवरी 1995 में जिसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह है कि सारे जो देश हैं, जो इसके मेंबर हैं, उनके लिए एक जैसे नियम कानून बनाए जा सके व्यापार के लिए और कोई उनको तोड़े ना। अर्ज में नहीं। तो WTO इस तरीके की क्या पॉलिसियां लगाता है कि किस तरीके से एक दूसरे देश कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये WTO, ठीक है। अब समझते हैं क्या इससे पहले ये गेट था, ठीक है, GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन ट्रैफिक, क्लियर, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ऑन ट्रैफिक, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे वर्ल्ड बैंक ले लो। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक है, ठीक है। विश्व बैंक जो है इसका क्या काम है, ठीक है। विश्व बैंक का भी यही काम है कि जितने भी विकसित मतलब जितने भी देश हैं उन सभी की विकास दर का अनुमान लगाती है, उस देश की समस्याएं बताती है, क्या गरीबी कब कितनी है, कितने लोग गरीब हैं। अरे इसमें ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, कि क्या बोलते हैं IMF वर्ल्ड बैंक से 4 ऑप्शन दिए थे कि बताइए किसी देश के अंदर अगर गरीबी है तो उसका आकलन कौन करता है, तो वो वर्ल्ड बैंक करता है। जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर बताया कि करीबन 40% वहां की आबादी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने बताया। चलो ठीक है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार होने जरूरी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुधार में 2 तरीके की मांग की गई कि यूएनओ में 2 तरीके के सुधार होने चाहिए। पहला जो है उसके संगठन की बनावट में बदलाव होना चाहिए। दूसरा, अब समझने वाली बात क्या है कि संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। इसका मतलब समझना क्या, पहला संगठन की बनावट कैसी है और उसकी प्रक्रिया में सुधार होगा, और दूसरा क्या है, न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा होगी। तो समझते हैं संगठन की पहला जो पॉइंट है उसको समझते हैं, ठीक है। संगठन क्या है? तो संगठन सबसे पावरफुल संगठन जो है वो सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद के अंदर 5 जो स्थायी सदस्य है जिनके पास वीटो पावर है, उन्हीं को क्या है पूरी तरीके से अधिकार दिए हुए सारे मुद्दों पर डिसीजन लेने की। अगर किसी एक ने भी वीटो यूज किया तो वो मुद्दा क्या कर दिया जाता है, कूड़े में फेंक दिया जाता है। इसीलिए क्या है, यहां पर क्या सुधार ये होना चाहिए, या तो किसी को भी सुरक्षा परिषद में क्या ना मिले, वीटो पावर ना मिले, या फिर सुरक्षा परिषद के अंदर वीटो पावर के देशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, यानी 5 देशों से बढ़ाया जाना चाहिए। जब 1949 में जब ये संगठन बना था तो उस समय मात्र इसमें 51 देश थे, आज इसके इसमें 193 है। जब देशों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है तो बेसिकली इसके अंदर क्या स्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। ये किनका? विकासशील देशों का मानना है। क्या सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या तो 1965 में बढ़ी थी, मतलब समझ में आया। तो वहां पर 6 से 10 हो गई थी, पर स्थायी सदस्यों की संख्या अभी भी स्थायी बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ पहले 5 थी, अभी भी 5 है। भारत चाहता है, भारत हो गया, जर्मनी हो गया, नेक्स्ट नंबर पे आपका जापान हो गया, और आपका कौन? ब्राजील। ये G4 के देश चाहते हैं कि स्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है, जिससे कि विश्व राजनीति में जो वास्तविकताएं हैं उनकी नुमाइंदगी हो सके। क्योंकि देखो एशिया के अंदर मान के चलो, साउथ अमेरिका के अंदर एक भी देश को क्या है, स्थायी सदस्यता नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे अफ्रीका के अंदर किसी के पास स्थायी सदस्यता नहीं है। तो यहां से भी एक एक सदस्य को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और भारत को भी मिलना चाहिए। समझते हैं कि भारत किन किन चीजों पे क्या है, खड़ा उतरा है। अब विकसित देश कैसे सुधार चाहते हैं? विकसित देश चाहते हैं कि स्थायी अस्थायी सदस्य संख्या ना बढ़े, वो ये चाहते हैं कि इसके बजट में ये लोग क्या करें, अपना योगदान दें।
मतलब उसमें वो अपना भार जो है इन विकसित देशों, विकासशील देशों पे डालना चाहते हैं कि बजट कौन उठाए, विकासशील देश भी उठाए। नेक्स्ट नंबर पे इनके प्रशासनिक सुधार चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी मतलब सुरक्षा परिषद कोई सैन्य मिशन भेजता है तो उसमें ज्यादातर जो सैनिक होते हैं वो विकसित देशों के होते हैं। शांति अभियान जो भी होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी इराक में अटैक किया, सुरक्षा परिषद ने उसकी परमिशन दी, 6,60,000 सैनिकों ने हमला किया, जिसके अंदर 75% से ज्यादा अमेरिका के सैनिक थे। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि ये विकासशील सैनिकों को ज्यादा भेजे देश, ठीक है। तो ये जो है वो सुरक्षा परिषद के कामकाज में क्या बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ये विकासशील देश कह रहे हैं, विकसित देश कह रहे हैं कि इसके बजट का खर्चा उठाएं और प्रशासनिक सुधार करें। अब समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, समझ नहीं। अब समझने वाली बात क्या है, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया को लेकर उतना मुद्दा नहीं है, प्रक्रिया यही है कि वीटो पावर पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए या फिर बढ़ाया जाए, ठीक है। अब समझते हैं संगठन में न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। पहले क्या है, अभी देखो उद्देश्य क्या बताया था, विश्व में शांति बनाए रखना, और दूसरा उद्देश्य क्या था, युद्ध हो जाए तो उसे रोकना। वो चाहते नहीं, ये मुद्दे तो हमने लिए ही लिए, साथ में और भी इनकी क्या है मुद्दे बढ़ाए जाने चाहिए। जैसे कि मान के चलो आतंकवाद से डील करना हो गया, नेक्स्ट नंबर पे गरीबी से डील हो करना हो गया। अरे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, समझे ना, शांति स्थापित करना हो गया, कहीं पे गृह युद्ध छिड़ जाए तो उसको रोकना हो गया। तो ये क्या है, इन मुद्दों को भी बढ़ाना चाहिए। जबकि जो मतलब क्या बोलते हैं, दूसरे काफी लोग क्या चाहते हैं, दूसरी तरफ के लोग चाहते हैं नहीं, यूएनओ को इससे ज्यादा क्या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी दूसरे देश के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। तो दो तरीके के विचार क्या है आए निकलकर, जो कि ये सुधारों की मांग कर रहे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है वो ये है स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है 1991 के बाद यूएनओ में क्या क्या बदलाव आए, यानी पूरे विश्व में उस समय क्या परिवर्तन दिखे। तो पहला परिवर्तन, सोवियत संघ खत्म हो चुका था 1991 के अंदर, अमेरिका विश्व की अकेली महाशक्ति बना था, और यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी बना वो रूस बना। चाइना विश्व में एक तेजी से उभरती हुई महाशक्ति बनकर आ रहा है, और जो इंडिया है वो भी इस दिशा में बड़ी तेजी से अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से वृद्धि कर रही है, यानी बड़ी तेजी से एशिया क्या कर रहा है, इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे अब यहां समझने वाली बात है, यूएनओ के अंदर नए सदस्य जुड़े जो कभी यूएसएसआर के सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट नंबर पे अब समझने ये विश्व के सामने क्या है, नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अब कैसे गरीबी खत्म करनी है। दूसरे नंबर पे क्या है, जलवायु परिवर्तन हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है, गृह युद्ध हो गया, जातीय संघर्ष हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, नरसंहार हो गया, परमाणु प्रसार हो गया। अभी चाइना और क्या नाम है अमेरिका देख लो, ये परमाणु प्रसार में क्या बड़ी तेजी से इन्वॉल्व हो जाएंगे जल्दी आते ही, ठीक है। इंडिया भी इसकी तरफ कूदेगा ही कूदेगा, क्योंकि जब ऑप्शन नहीं होगा चाइना को टक्कर देने के अलावा, तो उसे भी अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना पड़ेगा। अरे समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या जलवायु परिवर्तन पे अभी देखो लगातार बैठ के हो ही रही है, COP28 जो हुआ है अभी दुबई के अंदर, ठीक है। पर्यावरण को जो हानियां है इन सब पे अब क्या है डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो चुका है। तो दो महाशक्तियों में एक महाशक्ति का दबदबा बरकरार हो गया, अमेरिका विश्व की महाशक्ति बनकर बैठ गया है। तो इसी दौरान अब जो नए जो इश्यू हैं उनको हल करने का यूएनओ को सोचना चाहिए। ये बदलाव आया 1991 के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ढांचे में क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो 1992 के अंदर आम सभा में एक प्रस्ताव आया कि क्या क्या शिकायतें हैं आम सभा में जो रखी गई शिकायतें। तीन शिकायतें प्रमुख आई, ठीक है। पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। इसका मतलब ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल मतलब सिचुएशन है, वो उसकी क्या नुमाइंदगी नहीं करता। क्या सुरक्षा परिषद के जो फैसले हैं वो पश्चिमी देशों के उन पे क्या है दबदबा है, या कुछ चंद देशों का दबदबा है जिनके पास 5 वीटो पावर जिन देशों के पास है उन्हीं देशों का दबदबा है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अंदर बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि देखो यूरोप के अंदर 2 देशों के पास क्या है वीटो पावर है, जबकि एशिया के अंदर अगर रशिया को उधर जोड़ लेते तो 3 देश हो गए यूरोप के अंदर, एशिया में 2 देश हो गए रशिया और चाइना, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक होगी, जबकि अफ्रीका में एक भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, साउथ अमेरिका में एक भी नहीं है, एशिया में इंडिया इतना ताकतवर देश है उसके पास भी वीटो पावर नहीं है। तो इसी वजह से क्या बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसीलिए 1997 के अंदर महासचिव जो यूएनओ के थे कोफी अन्नान ने जांच बैठाई कि क्या 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 बोलते हैं एक स्थायी सदस्य के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए। क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो निम्न क्या है वो कंक्लूजन पे पहुंचे, निष्कर्ष पे कि ये होंगे तो उसे स्थायी सदस्यता दी जा सकती है। एक आर्थिक शक्ति होना चाहिए। अब इसी चीज को भारत से भी मैच करते जाना साथ के साथ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है यूएनओ के अंदर जो स्थायी सदस्यता की भारत की जो मांग है वो कितनी जायज है,
कितना प्रासंगिक है बताइए। अर्ज में तो आप इसके बेस पे लिखोगे 1997 में जो कोफी अन्नान ने जो सुझाव रखे थे कि एक स्थायी सदस्य के लिए ये क्या होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, वो भारत के क्या है सभी उसमें वो पूरे करता है। जैसे कि एक आर्थिक शक्ति होना चाहिए, तो भारत विश्व की क्या है 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है सैन्य शक्ति। अगर सैन्य शक्ति के पर देखा जाए तो भारत तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका चाइना के बाद क्या है मतलब रशिया को अगर बजट में हटा दो तो बजट में इंडिया क्या है तीसरे सबसे ज्यादा बजट खर्चा करने वाला है। वैसे चौथे नंबर की सबसे बड़ी क्या है महाशक्ति है। नेक्स्ट नंबर यूएनओ के बजट में वो नियमित योगदान करता हुआ आया है। अरे समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भारत क्या है 21वें नंबर पे यूएनओ में सबसे ज्यादा खर्चा करने पे, यानी करीबन करीबन 0.83% वो कुछ खर्चा करता है, यानी नियमित देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ह्यूमन राइट्स के लिए इसने क्या है ह्यूमन राइट कमीशन भी बैठाए हुए हैं और हमारे संविधान ने भी क्या दिए मौलिक अधिकार दिए हुए हैं नागरिकों को। जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, तो जनसंख्या के लिहाज से भारत क्या है कौन सा राष्ट्र है नंबर 1 पे, यानी इसमें 17.5% आबादी रहती है। नेक्स्ट नंबर पे भूगोल अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो या दर्शाता हो। तो देखो भारत क्या भूगोल के मामले में अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियां रहती हैं, तो इस हिसाब से भारत हर चीज पे क्या है खरा पैमाने पर उतरता है। तो भारत को इसीलिए क्या यूएनओ की सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व का वो क्या कर सकता है प्रतिनिधित्व कर सकता है अगर उसके पास ये शक्ति होगी तो। अब समझते हैं कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की कौन कौन से देश मांग कर रहे हैं। तो G4 के जो देश हैं जिन्हें 2005 में इसकी स्थापना हुई, G4 के देशों ने डिमांड की है कि हम सभी को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो कौन कौन देश हैं वो, पहले नंबर पे इंडिया, इंडिया क्या है खुद एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे ब्राजील। ठीक है, ये चारों देश, इनका उद्देश्य यह है स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, सुरक्षा परिषद के अंदर परिवर्तन करना। वीटो पावर क्या है, वीटो पावर समझ लो, वीटो पावर एक तरीके का विशेष अधिकार है। यदि जिस सदस्य के पास वीटो पावर है वो उसको यूज करता है तो वो किसी भी प्रकार के जो मुद्दे है उससे क्या कर सकता है कचड़े में फिकवा सकता है, यानी कि उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो ये चीजें भारत पता चल गई क्यों यूएनओ का स्थायी सदस्य की दावेदारी करता है। अरे समझे, अब समझते हैं कि भारत को क्या स्थायी सदस्यता मिल पाएगी निकट भविष्य के अंदर, तो समझते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे चाहे मतलब हमारे जो कुछ पड़ोसी देश हैं या कुछ देश हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया क्या कभी भी यूएनओ का स्थायी सदस्य बने। उसके अंदर एक तो चीन हो गया और चीन के पास वीटो भी है। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो वो हमारी क्या है स्थायी सदस्यता का विरोध करेगा। नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश तो है ही, साथ में हमारा दुश्मन देश भी है, इसी वजह से वो भी विरोध करता है। थर्ड नंबर पे जो पाकिस्तान के समर्थक या काफी ऐसे देश जो जिन्हें क्या है भारत को लेकर खतरा है, अरे समझ में नहीं है, वो देश भी क्या करते हैं विरोध करते हैं, पर ऐसे बहुत कम है, बहुत कम। अरे समझ में नहीं आ रहा, मेन 2 देश इसमें ले लो पाकिस्तान और चाइना, बाकी 4 जो स्थायी सदस्य हैं भारत के क्या है स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। अमेरिका उसके अंदर हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया और रशिया हो गया। वैसे ईमानदारी से बोलूं तो सिर्फ एक ही देश है जो अच्छा समर्थन करता है और वो कौन है, क्या नाम है इसका, रशिया हो गया। नेक्स्ट नंबर पे फ्रांस पे भी भरोसा कर सकते हैं, अरे समझे, ब्रिटेन पे भी भरोसा कर सकते हैं, पर अमेरिका पे नहीं कर सकते। वो जानता है कि इंडिया का ये विरोध करेगा चाइना, इसीलिए वो कह रहा हम समर्थन कर रहे हैं तुम्हारा। जब उसे पता चल जाएगा कि चाइना विरोध नहीं कर रहा है, सहमत हो जाता है वीटो पावर देने के लिए, तो रशिया विरोध क्या नाम है इसका यूएसए विरोध करने लगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे समझिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो हैं जो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर भी क्या है मतलब एक उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि भारत एक परमाणविक देश है। अरे समझ नहीं है, तो अगर उसे स्थायी सदस्यता भी मिल जाएगी तो उसकी शक्ति बढ़ेगी और विश्व में वो छोटे देशों को दबा सकता है, जो कि ऐसा है नहीं पर लोग मानते हैं। तीसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे आशंकित हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर भारत को क्या है वीटो पावर में दी जाती है तो अन्य देशों को भी देनी पड़ेगी जो देश प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो मैंने 4 देश बताए। जैसे अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका भी मांग करता है, दक्षिण अफ्रीका, कि मुझे क्या है स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ब्राजील को देनी पड़ेगी, फ्रांस क्या नाम है जापान को देनी पड़ेगी, ब्राजील को देनी पड़ेगी। इनके भी काफी पड़ोसी देश है जो विरोध करते हैं कि स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए इन देशों को। तो ये वजह है, क्या निकट भविष्य में कोई चांसेस है, अभी देखा जाए तो कोई चांसेस नहीं लगते कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल पाएगी। हाँ, एक दूर जाकर भविष्य में अगर देखा जाए तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा।
और समझ नहीं आ रहा, पर उसके लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, अब समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का न्याय अधिकार, इसका मतलब है 2005 के अंदर यूएनओ ने अपने पूरे 60 साल पूरे किए, और 60 साल पूरे करने की खुशी में जो सालगिरह उसने बनाई, तो उसमें उसने कुछ शपथें ली कि इनको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो पहला ये था शांति संस्थापक क्या आयोग का गठन करना, यानी कि जहां कहीं भी अगर अशांति हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर क्या है, शांति की स्थापना करना। नेक्स्ट नंबर पे मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना, जो मानवाधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। नेक्स्ट नंबर लोकतंत्र कोष की स्थापना करना, जो देशों के अंदर लोकतंत्र नहीं है, कोशिश करना उन देशों में लोकतंत्र आए, वहां पर जनता शासन करे। नेक्स्ट नंबर सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मतलब ये टोटल 8 गोल रखे गए थे, जिसको 2005 से 2015 में प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। ये बात अलग है कि नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली है कि गरीबी हटाना, मतलब पूरी तरीके से नो पॉवर्टी थी, वही नहीं हो पाया। फिर 2015 में फिर एसडीजी अपना लिया। एसडीजी क्या है, 2030 तक पूरा करने का उद्देश्य रखा गया। एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें टोटल 17 गोल है। पहला सुना होगा एसडीजी 1, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एसडीजी 2 में नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन, इस तरीके से 17 पूरे तरीके से दिए हैं। अब देखो ये 2030 तक अचीव हो पाते हैं या नहीं हो पाते। नेक्स्ट नंबर पे, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों का क्या ना कर पाए, रक्षा ना कर पाए, अत्याचार हो रहे हैं उस देश के अंदर और वहां की जो सरकार है वो नहीं बचा पा रही है, तो इस बात की सहमति की पूरे विश्व के देश मिलकर वहां के लोगों के क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, उन लोगों को बचाएंगे, इस बात की सहमति। और हर रूप नीति के आतंकवाद की निंदा, यानी किसी भी तरीके का आतंकवाद हो उसकी हमें पूरे विश्व को क्या करनी है, निंदा करनी है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो। अगर वो आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा है तो उसका क्या करना है, हमें विरोध करना है, निंदा करनी है। नेक्स्ट, ट्रस्टशिप काउंसिल की क्या करना, खत्म कर देना। न्यायिक प्रस्ताव जो पलाऊ था लास्ट 1994 में जो आजाद हुआ, उसके बाद कोई देश ही नहीं बचा, इसीलिए क्या है, जो यूएनओ चलाए, इसीलिए ट्रस्टशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया। ये क्या है, पूरे निर्णय लिए गए। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को रोकने में कारगर है, क्या रोक पा सकता है? तो समझते हैं पहले नंबर पे कि क्यों यूएनओ क्या है, रोक नहीं सकता, और क्यों यूएनओ से बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती। तो दोनों ही चीजें समझते हैं। पहले नंबर पे यूएनओ जो है, यूएनओ में अमेरिका सबसे ज्यादा उसके क्या है, बजट पे खर्चा करता है। 22% अकेला अमेरिका क्या करता है, यूएनओ के बजट पर खर्चा करता है। दूसरे नंबर पे यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका के अंदर ही है। नेक्स्ट नंबर पे उसके ज्यादातर नौकरशाही, यानी कि जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो उसको चलाते हैं, नौकरी करते हैं उसके अंदर, वो ज्यादातर अमेरिकन है। नेक्स्ट नंबर पे, चौथे नंबर पे वहां पर क्या है, यदि कोई भी समझना ऐसा प्रस्ताव आ जाता है जो अमेरिका को पसंद नहीं है, या अमेरिका के जो हित हैं, या अमेरिका के जो समर्थक देश है उनको पसंद नहीं है, तो वहां पर उसको वो वीटो यूज कर लेता है और उसको क्या है, प्रस्ताव को हटा देता है। नेक्स्ट नंबर पे, जब महासचिव के पद का चुनाव होता है, समझ में नहीं आ रहा, यानी सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटरेस है इस समय, तो वो अपने पसंद का अगर कोई महासचिव ना हो तो वो उसको क्या चयन ही होने नहीं देता है। वो पूरे विश्व के अंदर क्या अपनी शक्ति से क्या करता है, पूरे विश्व को तोड़ के रखता है, जिसकी वजह से पूरा विश्व कभी भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो पाए, उसकी नीतियों का विरोध ना कर पाए। इसी तरीके से पूरे विश्व में फूट डाल के रखता है। अमेरिका की जो सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति बेजोड़ है, समझ में नहीं आ रही। इस वजह से क्या है, यूएनओ नहीं, कोई अन्य देश तो छोड़ो, यूएनओ उतना कारगर नहीं है। फिर यूएनओ ही बेहतर क्यों है? यूएनओ इसलिए बेहतर है क्योंकि वो 193 देशों को एक साथ कर सकता है। इसका मतलब ये, अगर यूएनओ नहीं होगा तो सोचो अमेरिका कितना अपनी मन मर्जी होगा वैसा करेगा, और कोई देश उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति क्या है, ताकतवर इतना है, सारे देश उससे बच के घूमते हैं। बात समझ में नहीं, रशिया को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो, अर्ज पर रशिया इकोनॉमिक पावर है नहीं, सोचो एक ही देश में उसने हमला किया तो उसकी हालत खराब हो गई है, सच में। जबकि अमेरिका इस तरीके से युद्ध लड़ता है, देश भी टूट जाते हैं और उसे इकोनॉमिक इंपैक्ट भी नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नेक्स्ट नंबर पे, पूरा विश्व जो है, समझिए, उसको एक मंच पे ला सकते हैं यूएनओ के थ्रू। अमेरिकी नीतियों का वहां पर विरोध किया जा सकता है। जैसे अमेरिका कुछ गलत कर रहा है, अभी गाजा के अंदर युद्ध चल रहा है, उसके अंदर देखो अमेरिका का हाथ पीछे है, तो सारे देश उसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका को पता है कि यार ये लोग बिगाड़ कुछ नहीं सकते, पर उसे पता है नाम मेरा खराब हो रहा है, कल को मुझे इनके साथ रिश्ते बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। समझिए, तो इस वजह से भी क्या है, अमेरिका उसको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं युद्ध को क्या है, बंद होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा? तो ऐसी बहुत वजह है कि जब बड़े पैमाने पे इनका विरोध हो रहा होता है तो
कहीं ना कहीं ताकतवर देश कितना ही हो फिर भी वो क्या है, झुकता ही झुकता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो पारस्परिक निर्भरता है, तकनीक आ गई है, लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। कहीं पे कोई घटना होती है तो तुरंत क्या है, वो यहाँ पर हमें पता चल जाती है। जैसे अभी गाजा में युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, हमें तुरंत सब कुछ पता चल रहा है। तो ये जो है परस्पर निर्भरता है, ये टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है। धीरे धीरे ये क्या है, बढ़ेगी और पूरा विश्व क्या है, एकजुट होने लगेगा, एकता जैसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं यूएनओ रोकने के लिए कारगर है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन अभी तो नहीं दिखता है। नेक्स्ट संस्थाएं समझते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, पूरा नाम भी इसका ध्यान रखना। स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। वैसे 1944 में हुआ था जब ब्रिटेन वुड क्या है, सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन वुड मतलब अमेरिका के अंदर एक जगह का नाम है जहां पर यह सम्मेलन हुआ था। इसकी सदस्य संख्या इस समय 190 है। उद्देश्य समझते हैं क्या, क्यों इसकी स्थापना हुई थी। तो जो राष्ट्रीय सरकारें हैं उनको ऋण देने के लिए, क्या राष्ट्रीय सरकारों को वैश्विक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है आईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे एक समझ लेते हैं, जैसे कि इसके जो सदस्य देश है वो सारे अपने पैसा जमा कराते हैं बैंक के पास, कि कितना जिसका क्षमता हो उतना जमा कराएगा। जिसकी जितने ज्यादा क्षमता होगी जमा कराने की आईएमएफ में, उतना ही ज्यादा उसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि आप दूसरे देश को कर्जा दे रहे हो। समझना, आईएमएफ के पास पैसा कहाँ रहा है, ये जो उसके सदस्य देश है उन्हीं का तो पैसा है। अब वो किसी दूसरे देश को दे रहा है तो जिसका पैसा उससे तो पूछेगा ना। तो जिसका जितना ज्यादा पैसा है वोटिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा है। इसलिए अमेरिका की इसमें वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का आईएमएफ में ज्यादा पैसा है। अमेरिका और ये जो देश है विकसित, वो क्यों ज्यादा पैसा क्या है जमा कराते हैं आईएमएफ में, जिससे दूसरे देशों को कर्जा दिया जा सके। इसका उद्देश्य ये है क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसियां उन देशों में लागू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो उनके देश में जाएं, इन्वेस्ट करें और वहां से कमाकर ज्यादा पैसा लेकर आए, इसलिए वो कर्जा देता है। अरब में इसलिए ज्यादा पैसे क्या है विकसित देश जमा कराते हैं। विनिमय दर को स्थिर रखने का समर्थक, क्योंकि अगर विनिमय दर ऊपर नीचे होगी, आज उसने खर्चा किया 5 रुपए डॉलर के हिसाब से, कि $1 की कीमत 5 रुपए, उस हिसाब से खर्चा किया, और कल को मान के चलो 20 साल बाद जब वो वापस ले रहा है तो उसी डॉलर की कीमत जो है काफी कम हो गई, 1 रुपए रह गई, तो उससे तो नुकसान हो जाएगा। तो वो चाहता है कि विनिमय दर क्या रहे, स्थिर रहे। अभी 5 रुपए के हिसाब से हम दे रहे हैं तो 20 साल बाद 5 रुपए के हिसाब से हम ले लें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे स्थिरता सुनिश्चित करना है। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक अगर अनस्टेबिलिटी होगी, मतलब समय बड़े पैमाने पर शेयर गिरेंगे या उठेंगे, अर्ज में तो उस दौरान कंपनी को नुकसान होगा। तो इसलिए वो स्थिरता सुनिश्चित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा बनाना, कि एक दूसरे के देश क्या करे, आसानी से व्यापार कर सके। सतत आर्थिक वृद्धि और उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, ये किसका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है। इसके अंदर जो वोटिंग पावर है विकसित देशों के पास, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 स्टेट्स, डेवलप्ड स्टेट्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से 7 है? अमेरिका है, कनाडा है, नेक्स्ट नंबर पे जापान है, रशिया, क्या नाम है इसका, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गई और जर्मनी हो गई। ये 7 देश है। इनके पास टोटल 41.29% है। अकेला अमेरिका के पास 16.52% वोटिंग पावर है। चाइना के पास 6% वोटिंग पावर है। इंडिया के पास 2.22% पावर है। अर्स में इसी तरीके से रशिया के पास भी 2 है। ठीक है, आप समझते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। ठीक है, ये क्या है, 2 संस्थाओं में बनी हुई है, एक तो आईबीआरडी और आईडीए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और हो गया आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना वही हुई थी ब्रिटेन वुड सम्मेलन में। ठीक है, 7 जुलाई 1944, और इसके सदस्य देश कितने, 189, यानी कि जो आईबीआरडी है उसके सदस्य देश है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इससे इसका उद्देश्य अलग है। पैसा ये भी देता है, पर ये किसके लिए देगा, मानव विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि विकसित देश क्यों खर्चा करेंगे इनके ऊपर, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर क्यों खर्चा करेंगे किसी देश पे, वो दिखाने के लिए कि देख लो जी हम क्या है, इन तरीके की पॉलिसियां अपने देश में लाएंगे, अगर आप हमें अपने देश में बिजनेस करने देंगे, घुसने देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना, जैसे सिंचाई हो गई, ग्रामीण विकास हो गया। पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देना, पर्यावरण की कमी का जो है उसको निकालना, नियम लागू करना। नेक्स्ट में ढांचा, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क बनवाना, शहरी विकास करना, बिजली लाना। ठीक है, और सुशासन करना, जैसे कदाचार हटाना, और संस्थाओं का विकास करना, मजबूत संस्थाओं का। ठीक है, तो ये क्या है, विश्व बैंक का काम है। अब समझते हैं ह्यूमन राइट वॉच और आपका क्या बोलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयं सेवा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना होता है, खासकर उन अत्याचारों को उजागर करता है जो कि सरकार के द्वारा अपनी जनता पर किए जा रहे होते हैं।
इसीलिए क्या अक्सर ये जो देश होते हैं उनकी सरकारों को इसकी रिपोर्ट बड़ी नागवार लगती है कि यार क्या बोलते हैं, इससे क्या हमारी जो रैंकिंग है वो खराब हुई, हर समय। पर इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि इंप्रूवमेंट देश को करने चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ये भी एक क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट वॉच ये भी एक क्या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अरे समझिए एनजीओ टाइप का, जिसका काम ये मानव अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा हो तो उनको उजागर करना, अरे समझिए उसकी रिपोर्ट देना, समझे। ये ह्यूमन राइट वॉच का वो पूरे विश्व पे ध्यान रखती है कहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसी के साथ ये लेसन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। बाय एवरीवन।